हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, स्लिट्स की कंसेप्ट से हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें इंटेंसिटी की हम लोग बात करते हैं, डार्क और ब्राइट की बात करते हैं। डार्क और ब्राइट इंटेंसिटी से रिलेटेड है। यहाँ पर एक सोर्स है, लैंप है। ओके, तो ये लैंप जो है लाइन है, लाइन सोर्स की तरह है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट क्रिएट करेगा। ये प्लेन वेव फ्रंट इस तरफ से इस दिशा में जा रही है, प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पर एक स्लिट्स है। स्लिट्स का मतलब पतला सा बारीकी सा एक स्लिट्स होगा जिसका वेवलेंथ नैनोमीटर के आसपास होगा। बहुत कम इसका रेंज होगा, इसका विड्थ नैनोमीटर में चला जाएगा। तो ये प्लेन वेव फ्रंट जाएगा, तो इस तरह से तो जाएगा नहीं। अब ये क्या करेगा, ये प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से मोड़ेगा, यानी प्लेन वेव फ्रंट जब स्लिट से पास कराएंगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। मतलब कि ये आपको इस तरह से बन रहा है, इस तरह से, है ना, इस तरह से बन रहा है। तो एक सिंगल सोर्स है, तो सिंगल सोर्स जो है ये किसी को कहीं पे क्रॉस नहीं करेगा, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कम और ज़्यादा की कंसेप्ट नहीं आती, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपना चलता चला जाएगा। अगेन इस स्फेरिकल वेव फ्रंट को अगेन दो स्लिट से पास कराते हैं, एक S1 और दूसरा S2। तो इस स्लिट से जब पास कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से ये बनेगा, इस तरह से भी बनेगा, इस तरह से बनेगा। और एक यहाँ पर इसके पास में भी है, दो सोर्स जैसा हो गया। ये दो स्लिट्स दो सोर्स की तरह काम कर रही है और दोनों सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट कर रही है। तो कंटिन्यू इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो हमको ये मिलेगा ना कि यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ये वाला पार्ट्स, तो यहाँ पे दोनों ओवरलैप कर जाती है, दोनों यहाँ पर ओवरलैप रहती है, यहाँ भी ओवरलैप करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ भी ओवरलैप कर रही है, यहाँ भी, तो इसको हमने क्रॉस दे दिया, यहाँ भी ओवरलैप किया, इसको क्रॉस दे दिया, यहाँ भी ओवरलैप किया, इसको मैंने क्रॉस दिया। यहाँ पे ओवरलैप करने का मतलब ये हुआ कि ये भी ओवरलैप किया है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में ओवरलैप किया है और ये सेम डायरेक्शन में ओवरलैप किया है। यानी कहने का मतलब है कि जब ओवरलैपिंग जब सेम डायरेक्शन में होगी, जैसे इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, तो फाइनल एम्पलीट्यूड क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। और यहाँ पे जो ओवरलैप किया है वो बिल्कुल ऐसा किया है, एक वेव इधर तो एक वेव अपोजिट में जा रही है, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हो गया। तो डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी क्या हो गई, लो हो गई। तो डिस्ट्रक्टिव में जब इंटेंसिटी लो हो गई तो वहाँ पर डार्क बन गया। जो स्क्रीन यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर डार्क और ब्राइट को दिखाया गया है। स्क्रीन यहाँ पर दिखाया गया है डार्क और ब्राइट को। तो हम ऐसे समझते हैं कि जब टू वेव्स ओवरलैप करता है और सेम डायरेक्शन में मूव करता है ना, कि व्हेन मूव्स इन सेम डायरेक्शन, व्हेन मूव्स इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, साथ में उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इस तरह से लगेगा देखने में, है ना, इधर जा रही है, एक और वेव इधर जा रही है, तो फाइनली दोनों जब जुड़ेगी तो ऐसे बन जाएगी। तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ गया, इंटेंसिटी भी बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एनर्जी भी बढ़ गया, एनर्जी भी बढ़ गया। तो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंज मतलब इसको हम लोग फ्रिंज बोलते हैं ना, ये वाली क्या, तो ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे कि ब्राइट फ्रिंज होगा जब सेम डायरेक्शन में आएगा तब। यानी इसको हम लोग बोलते हैं व्हेन वेव्स मूव इन सेम डायरेक्शन, इसको बोल देंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसका नाम होगा।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंज एंड स्क्रीन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव में, व्हेन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वेव क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में, व्हेन मूव्स इन अपोजिट, अपोजिट मूव तो इधर ही करेगा है ना, अपोजिट ओवरलैप करेगा उल्टा, इस तरह से ओवरलैप नहीं करेगा, उल्टा ओवरलैप करेगा। तो उल्टा ऊपर करेगा तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एक नीचे है एक ऊपर है, ऐसा बन जाएगा है ना, एम्पलीट्यूड घट जाएगा। तो इसमें होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसको बोलेंगे हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डार्क स्क्रीन अंदर, डार्क फ्रिंज अन स्क्रीन होगा, डार्क बन जाएगा डार्क। इसमें क्या है कि एक ऐसे था तो एक इसमें ऐसे हो गया, अपोजिट हुआ, तो दोनों क्या हो गया घट जाएगा, घट के क्या बनेगा छोटा सा बन जाएगा, ऐसे बनेगा। तो वहां पर क्या होगा डार्क फ्रिंज अन स्क्रीन शो करेगा। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें कि कैलकुलेशन ऑफ, है ना, कैलकुलेशन ऑफ फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फ्रिंज, कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन ऑफ डार्क या ब्राइट फ्रिंज। देखिए पढ़ेंगे क्या हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे हम लोग, है ना, तो यहाँ पर एक स्क्रीन ऐसे मान लेते हैं, ओके, यहाँ पर स्क्रीन माने हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन मानते हैं, छोटा सा बनाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन भी तो करना है। यहाँ पर ये है आपका स्क्रीन, ठीक है, ये है आपका सेंटर, ये है सेंटर, और यहाँ पे हो गया आपको, यहाँ पे हो गया आपको दो सोर्स, एक ये S1 और ये हो गया S2। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d है, ओके, और इसके इस सेंटर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है। सोर्स और स्क्रीन, ये स्क्रीन है, ठीक है, ओके। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से, है ना, हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक पॉइंट है जहाँ पर ये मिल रही है और ये भी जाके वहीं पे मिल रही है, तो E हो गया x1 और E हो गया आपका x2। पहली बात, ये तो आपको मालूम है d/2 होगा, है ना, यहाँ पर OS1 OS2 d/2, क्यों, क्योंकि S1 S2 जो है वो क्या है d है, ओके। कैपिटल D क्या है स्क्रीन के बीच की दूरी, तो इसको आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और फिर इस तरह से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। ये O है, इसको मान सकते हैं क्या A, ओके, इसको मान सकते हैं क्या B, ये भी मान सकते हैं, या P मानिए, P। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है उसको आप मान लीजिए xn, nth पोजीशन पर वो है, nth पोजीशन पर हम मान लेते हैं कि इसका, है ना, डार्क चाहे ब्राइट जो भी आप मानते हो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस वो होगी एक्स एन प्लस डी बटे टू। कहाँ तक? यहाँ तक हो जाएगी। उसी तरह से ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली एक्स एन माइनस डी बाई टू, और ये कहाँ तक? यहीं तक। देख रहे हैं? और ये सही है, और ये आंसर हो गया। तो ये हो गया ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। अब ये बन जाएगा डी। डी क्या है? डी जो है कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, चाहे स्लिट्स एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस x1 पाथ फ्रॉम S1 टू P पॉइंट, x2 पाथ फ्रॉम S2 टू P पॉइंट। ओके, xn इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड पॉइंट P। अब इस पॉइंट P पर या तो ब्राइट होगा या तो डार्क होगा, वो हम लोग आगे देख लेंगे। क्लियर? तो अब इसका हम लोग सलूशन करने वाले हैं। सलूशन कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं पाथ डिफरेंस क्या होता है। पाथ डिफरेंस होता क्या है? पाथ डिफरेंस हम लोग कैसे लिखेंगे? पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस हुआ। अब x1 और x2 को सोल्व करना आपका काम है। आप x1 x2 सोल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर x1 को सोल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? x1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, x1, ये x1 है। इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल यहाँ पर लिख सकते हैं, ट्रायंगल S1BP, S1B और P में देख लीजिए, S1BP में इस x1 सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे सोल्व करिएगा? d का स्क्वायर, बिल्कुल d का स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस यहाँ लिखे हैं ना, तो ये वाला डिस्टेंस लिखे हैं, तो क्या लिखेंगे? एक्स एन माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर। अब देखिए ट्रायंगल S2C और P, S2C और P, क्या लिखेंगे? x2 लिखेंगे क्या? x2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस डी बटे टू, इसका क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे। अब डेल्टा एक्स बराबर पुट करना है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 को लिखेंगे क्या? डी का स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर ना है, ये स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर को हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो भाई 1/2 भी तो लिखेंगे, समझ रहे बच्चों? ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? d का स्क्वायर अब प्लस एक्स एन अब प्लस डी बटे 2, और इसका स्क्वायर तो होगा ही, साथ में इसका भी स्क्वायर 1/2, फिर माइनस क्या लिखेंगे? d का स्क्वायर अब प्लस एक्स एन माइनस डी बटे 2 इसका स्क्वायर, और ओवरऑल इसका 1/2। सेम इसी की तरह जो वैल्यू जी यहाँ ये है ना, इसको यहाँ लिख दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सॉरी, ये वाला वैल्यू यहाँ लिख दिया है, ये वाला वैल्यू यहाँ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, इस सब मिटा रहा हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं रहा, ये सब हटा देते हैं, है ना भाई? ये भी हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसका, सिर्फ इसको रख देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इधर हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि डी स्क्वायर को हम कॉमन करते हैं, डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर किसके अंदर में है? स्क्वायर रूट के अंदर में है। आप देख रहे हैं जो डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर वो किसके अंदर में है? तो स्क्वायर रूट के अंदर में है। तो मैं डेल्टा एक्स को यहाँ लिख कर और यहाँ पे डी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो डी बाहर होगा या नहीं होगा? होगा ना, डी स्क्वायर बाहर होगा। तो यहाँ से डी स्क्वायर बाहर हो गया और वहाँ से भी डी स्क्वायर बाहर हो गया, तो
फिर अंदर में क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर बच गया xn अब प्लस d/2 इसका स्क्वायर और नीचे में बच गया क्या, d का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस ओके। और फिर ये ब्रैकेट बच गया और ब्रैकेट के बाद क्या बच गया, 1/2 बच गया, है ना। फिर माइनस, फिर बच गया क्या, माइनस, और माइनस में फिर बच गया क्या कि 1 बचा और फिर बच गया क्या, xn माइनस और क्या बच गया, d/2 इसका बच गया स्क्वायर, फिर इसका बच गया क्या, 1/2। सही है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके, इन सभी को हटा देते हैं, यहाँ से सब हटाते हैं। ये ज्योमेट्री है ना, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है अभी, ज्योमेट्री, बिल्कुल ज्योमेट्री। अब यहाँ पे ये सब हटाते हैं, इससे कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये लाइन आ गई तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो बात होगी जरा समझिएगा कि जो D है, कैपिटल D, वो बहुत बहुत बड़ा होगा D, स्मॉल d से। तो ये वाली जो क्वांटिटी है बहुत छोटी हो गई, तो फ्रॉम बाइनोमियल, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, अगर a प्लस माइनस x है और उसका पावर n है तो इसको हम लोग लिखते हैं a प्लस माइनस n इंटू एक्स, है ना, क्योंकि a जो है बहुत बहुत क्या है, बड़ा है x, ये लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब d तो मैंने बाहर कर ही दिया है, d हमने बाहर कर दिया, d हमने बाहर कर दिया। ओके, स्पेस की कमी है, इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए जो डेल्टा x है यहाँ पर आ गया d पहले से। अब ये जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी इससे बहुत बड़ी हो गई, ये वाली जो क्वांटिटी है इससे बहुत बड़ी हो गई। तो इसका जो पावर है, पावर है ना, ये जो पावर है ना, ये डायरेक्ट इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर। तो पावर कितना है, 1/2 है, जो पावर है वो कितनी है, 1/2। तो आपको जरूर ऐसा मिल जाएगा, 1 प्लस xn प्लस d/2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2d का स्क्वायर। 2 से डिवाइड नहीं किए हैं, 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई किए। ओके, और फिर होगा माइनस, माइनस क्या लिखेंगे, 1 माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे xn माइनस d/2 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2d का स्क्वायर, ऐसा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 2d स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो डेल्टा x इज इक्वल टू d डिवाइडेड बटे 2d का स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा xn प्लस d/2 इसका स्क्वायर माइनस, यहाँ पर होगा क्या, xn माइनस d/2 इसका स्क्वायर, ऐसे। गुड आउट। ओके, तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा s इक्वल टू 2d और डिवाइडेड बटे, ये हो गया xn प्लस d/2 इसका स्क्वायर माइनस xn माइनस d/2 इसका स्क्वायर, दिस स्क्वायर। तो 1/2d, और इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको ब्रेक करते हैं। देखिए अब इसको हम ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा x इज इक्वल टू 1/2d। ओके, xn का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2xn इंटू d/2, xn का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बटे 4 प्लस 2xn इंटू d/2। अच्छा, यहाँ पर देखिए माइनस xn का स्क्वायर
ये माइनस होगा और फिर ये भी माइनस होगा ना, तो ये प्लस होगा तो फिर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4, आइए हो जाएगा प्लस 2xn और d बटे 2 ऐसे। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, कैंसिल होके देखिएगा बच क्या गया, बहुत छोटा क्वांटिटी बचेगी। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको d, ओके, यानी डेल्टा x इज इक्वल टू 1 बटे 2d, ओके। और यहाँ पर मिल जाएगा क्या, ये 2 से 2 कैंसिल और फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो बच जाएगा आपके पास 2xn इंटू डी, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो डेल्टा x इज इक्वल टू जो बचेगा वो बच जाएगा आपको xn इंटू डी डिवाइडेड बटे कैपिटल D, ये वैल्यू बचेगा, ओके। तो पोजीशन जो है xn इज इक्वल टू डी डेल्टा x और डिवाइडेड बटे D, ये बचेगा। तो अब फॉर ब्राइट के लिए अगर हम बात करें, फॉर ब्राइट लोकेशन की अगर हम बात करें, तो मैं आपको बोला था कि ब्राइट लोकेशन में हम लोग क्या करते हैं, ब्राइट लोकेशन में हम लोग करते थे कि डेल्टा x डिवाइडेड बटे लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बटे 2 पाई। तो डेल्टा फाई बराबर क्या लिखते थे, 2n और पाई लिखते थे, याद है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा x इज इक्वल टू लेमडा इंटू डेल्टा फाई डिवाइडेड बटे 2 पाई। तो यहाँ पर लिखेंगे xn इज इक्वल टू डी और लेमडा इंटू 2n पाई डिवाइडेड बटे 2 पाई। तो इसको कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो xn बराबर जो आ गया, xn इज इक्वल टू n लेमडा d डिवाइडेड बटे d। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हो गई आपको, ये d है, स्मॉल d, इसे स्मॉल d। तो xn इज इक्वल टू n लेमडा d बटे d, कैपिटल D बटे स्मॉल d, ये हो गया पोजीशन ऑफ ब्राइट, दिस इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट, ओके। अब हम बात करेंगे क्या, पोजीशन ऑफ डार्क। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट निकल गया, अब बात होगी क्या, पोजीशन ऑफ डार्क की। तो पोजीशन ऑफ डार्क में देखो कैसे निकालते हैं। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट, क्या आया पोजीशन ऑफ ब्राइट में, xn इज इक्वल टू n डी लेमडा डिवाइडेड बटे d, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पोजीशन ऑफ डार्क, तो हमने जो कैलकुलेट किया था वैल्यूज, जो कैलकुलेट किया था वो क्या किया था, xn इज इक्वल टू, ओके, xn इज इक्वल टू d डिवाइडेड बटे स्मॉल d इंटू डेल्टा x, ये बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ओके, यहाँ रखते हैं। और डेल्टा फाई जो हम लोग लिखते थे वो लिखते थे 2n माइनस 1 इंटू पाई, याद है। तो फिर रिलेशन लिखते थे डेल्टा फाई डिवाइडेड बटे 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा x बटे लेमडा। तो डेल्टा x इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बटे 2 पाई इंटू 2n माइनस 1 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। तो पाई से जब पाई कैंसिल कर देंगे तो पाई से पाई जब कैंसिल होगी तो आपको बन जाएगा क्या, डेल्टा x
डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा बटे 2 पाई, लेमडा डिवाइडेड बटे 2 इंटू 2n-1, ऐसे कर सकते हैं। तो x जो n होगा डार्क का पोजीशन कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n-1, यानी xn बराबर हो गया 2n-1 d लेमडा डिवाइडेड बाई 2d, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। ओके, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज के बाद पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, फ्रिंज विड्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ होता क्या है? फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है कि जो डार्क और जो ब्राइट है उसकी क्या चौड़ाई होगी। फ्रिंज विड्थ का मतलब है पोजीशन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज, इसको ब्राइट फ्रिंज जो बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ जिसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। इसको हम लोग बीटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive डार्क या ब्राइट फ्रिंज, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। जैसे फ्रिंज विड्थ में हम लोग बोलते हैं कि xn +1 और -xn, ऐसे लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो xn था वो कितना, xn था आपको n d लेमडा डिवाइडेड बटे d, ऐसे था। तो बीटा इजिकल टू अगर हम लिखें यहाँ पर तो n+1 लिखेंगे, बिल्कुल n+1 और इंटू डी लेमडा डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे, d माइनस n डी लेमडा डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे, d। डी लेमडा बटे डी और क्या हो गया n+1 -n, n से n बढ़ जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ कितना आ गया, डी लेमडा डिवाइडेड बटे डी, फ्रिंज विड्थ आ गया। ब्राइट के लिए मैंने निकाला है, तो डार्क का विड्थ नहीं आएगा, है ना, ये किसका निकाला, ब्राइट का। तो अगर हम डार्क की बात करें, फॉर डार्क, तो बीटा इजिकल टू x9 लिखेंगे, xn+1 -xn, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2n आता था, तो 2n+1 माइनस क्या 1, और क्या लिखेंगे, डी लेमडा डिवाइडेड बटे 2d माइनस, यहाँ पर लिखेंगे क्या 2n-1 और डी लेमडा डिवाइडेड बटे 2d। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डी लेमडा डिवाइडेड बटे 2d कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके तो क्या होगा, 2n होगा, फिर +2 होगा और -1 होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -2n और +1 है, माइनस प्लस 2n कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, बच जाएगा आपके पास डी लेमडा डिवाइडेड बटे 2d बचेगा, है ना, यानी बीटा इजिकल टू बचेगा डी लेमडा डिवाइडेड बटे 2d इंटू 2, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया डार्क वाला। तो डार्क और ब्राइट
दोनों की वैल्यूज क्या आ गई, सेम आ गई, आई या नहीं आई। बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। तो बार डार्क की वैल्यूज और ब्राइट की वैल्यूज दोनों की वैल्यूज एक ही आ रही है कि नहीं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से स्क्रीन है, ये स्क्रीन है और इस पे आपको डार्क और ब्राइट बटा हुआ है, देखो ऐसे। ऐसे बटा हुआ है। तो आप इसको अगर मानते हैं ब्राइट चाहे डार्क कुछ भी माने, एक को आप मानते हैं तो दूसरा को आपको डार्क मानना पड़ेगा। अगर इसको हम मान लेते हैं सपोज दैट डार्क, तो ये वाला क्या हो गया, ब्राइट हो गया, ये हो गया डार्क, ये हो गया ब्राइट, है ना। तो दोनों की चौड़ाई कितनी है, विड्थ, फ्रिंज विड्थ दोनों की चौड़ाई कितनी है, सेम है। तो देखो दोनों में चौड़ाई क्या आ गया, सेम आ गया। ओके, अब लास्ट क्लास में है ना हमने इंटरफेरेंस की बात किया था और इंटरफेरेंस से हमने यहाँ तक आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जब पूरे एपरेटस को अगर वाटर में रखते हैं या लिक्विड में रखते हैं या दूसरे मीडियम में रखते हैं तो फ्रिंज विड्थ कैसे चेक करती है, और फ्रिंज विड्थ पे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उसके बाद डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।